इस वीडियो में हम लोग बिहार तथ्य संग्रह में कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोग बिहार के जो है कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारी चीजों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बिहार के जो है कि कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी जो है कि महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास जो है कि काफी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार की कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में अधिक विकसित हुई है। बिहार में कला के रूप देखा जाए तो यह स्थापत्य के रूप में, चित्रकला के रूप में, संगीत के रूप में, नृत्य एवं लोक नृत्य के रूप में, पर्व त्योहार के रूप में है और मेले के रूप में देखने को मिलता है। स्थापत्य कला की बात करें तो मौर्य काल में बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है। पटना के कुम्हार से ही जो है कि कुम्हार से ही विशाल कक्ष का अवशेष मिला है, जिसमें 80 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने हैं। एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर को जो है कि काट के बनाया गया है। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पत्थर जो है कि स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित थे। महल महल के बारे में कहा गया, ये महल जो है कि पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित थे। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए काष्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है तथा उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है, मतलब उल्टे कमल के फूल पर जो है कि पशुओं की आकृति शीर्ष पर अशोक के जो है कि स्तंभों में देखने को मिलता है। बिहार में ये स्तंभ जो है कि लौरिया, नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। ये एकाश्म पत्थर, ये एकाश्म स्तंभ जो है कि चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। इन पर जो है कि सुंदरता के लिए किसका प्रयोग किया गया है? चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा का जो है कि निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ, अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना के से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। ये जो है कि हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? पटना के लोहानीपुर से। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। कौन सी मुद्रा में हुआ है? कार्योत्सर्ग मुद्रा में। पटना के लोहानीपुर से जो है कि पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है और इनका जो है कि कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। ये कार्योत्सर्ग मुद्रा जो है ये जैन शैली से इनका संबंध है। फिर पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करता है। भूरे रंग के बालू पत्थर
से बनी यह मूर्ति जो है कि नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करता है। पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। किसके समय? पाल काल के दौरान। उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण है। कौन कौन? उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी जो है कि प्रमुख विशेषता है। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। कौन? गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर, ये पालकालीन मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है। पालकाल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं विथपाल थे। किनके? कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार के पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालिक थे। कौन? धीमन। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली है। इनके अनेक नमूने नालंदा एवं परिहार गया से प्राप्त हुए हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए हैं। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का जो है कि विशेष प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन स्थापत्य। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है, तुर्क काल की। और इसका निर्माण जो है कि 1353 में तुगलक शैली का इस पर जो है कि प्रभाव देखा जाता है। निर्माण होता है 1353 में। कौन? बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। ये शेरशाह का मकबरा अफगान शैली में है। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। इसका जो निर्माण होता है वो होता है सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है। कौन सा? सासाराम का मकबरा अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है जिसमें चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसमें इस मकबरे के चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत पर एक वृहत गुंबद है। इसकी छत पर एक वृहत गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम खां शाह का भी जो मकबरा है। मुगल शाह की इमारत का मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। ये जो कि मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण है। इसे जहांगीर के शासन काल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काका ने बनाया था। इनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा तथा भव्य गुंबद इसके जो है कि मुख्य आकर्षक हैं। कौन? सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद। अब यूरोपीय स्थापत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। गोथिक इस शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। ये सब किस शैली में बने हैं? ये सब बने हैं गोथिक शैली में। गोथिक शैली में ये सब बने हैं गोथिक शैली में। और जो है कि इस पर हॉलैंड शैली का भी प्रभाव देखा जाता है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। इसमें नवीन यूरोपीय शैली में गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। और गोलघर और हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया। इसमें हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का जो है कि निर्माण करवाया जाता है हिंद इस्लामी शैली में। और पटना कॉलेज, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी, पादरी की हवेली, ये जो है कि गोथिक शैली में इनके निर्माण हुए हैं। फिर पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ है, जिसे पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये पटना कलम शैली जो है ये मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से जो है कि हुआ है।
इसकी प्रमुख विशेषता है लघु चित्रों का निर्माण। इनका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों की प्रधानता दी गई थी। इसमें पटना कलम शैली में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला। ये जो है कि मिथिला क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया था। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अड़िपन है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वानस्पतिक चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की जो है कि प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। कौन? मधुबनी चित्रकला। ये जो है कि प्राकृतिक रंगों पर निर्भर है। इस चित्रकला में धार्मिक एवं वानस्पतिक चित्रों की प्रधानता है। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकला। यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके जो है कि आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। मंजूषा चित्रकला यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक कथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। यह कला जो है कि बहुला विषरी की लोक कथा पर आधारित है। यह थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को जो है थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बत संस्कृति की सम्मिश्रित शैली है। कौन? थंका चित्रकला। ये भारतीय और तिब्बती संस्कृति की जो है कि सम्मिश्रण है। फिर है जादू पटिया चित्रकला। यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादू पटिया चित्रकारी की जाती है। इन पे कपड़े या कागज पर। यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है संगीत कला। बिहार में उत्सव, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। फागुन माह में कजरी, सावन के समय बारहमासा प्रत्येक माह की विशेषता के द्वारा गाया जाता है। फिर है जांत साड़ी। यह महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय जांत साड़ी गाया जाता है। फिर नचाड़ी यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। और नचाड़ी। फिर है सोहर शिशुओं के जन्म पर। उसके बाद फिर जो है सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है सुमंगली। ये जो है कि विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा। फिर बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत होता है। यह श्री रघुवीर नारायण की रचना है। बटोहिया बटोहिया किनकी रचना है? रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। फिर पूर्वी। इसमें गृहिणियां अपनी दयनीय स्थिति की वर्णन गीत द्वारा करती है। पूर्वी में। नेक्स्ट है लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। जोगिड़ा नृत्य होली के अवसर पर। लौंडा नृत्य ये शुभ अवसरों एवं त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर लौंडा नृत्य किया जाता है। फिर कड़िया झूमर नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है काड़िया झूमर नृत्य में। फिर झिझिया नृत्य। यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। कौन से नृत्य में? झिझिया नृत्य में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है झिझिया नृत्य में। और कारिया झूमर नृत्य यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है। नेक्स्ट है लौंडा नृत्य। शुभ अवसरों एवं त्योहारों में जो है कि पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सामा चकेवा। सामा चकेवा जो है कि कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। और यह जो है कि बहन भाई से
संबंधित नाट्य है। फिर डोमकच, यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हास्य परिहास से संबंधित नाट्य है ये डोमकच। नेक्स्ट है जट जटिन, इसमें नाट्य द्वारा जो है कि जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। फिर है विदेशिया, इसमें पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप है। और विदेशिया जो है वो भिखारी ठाकुर की कृति है। फिर आता है पर्व त्योहार। वसंत पंचमी, बिहार में जो है कि माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। यह विद्यार्थियों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। रामनवमी, भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली, फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि, भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर। फिर रक्षाबंधन, श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा अपनी रक्षा का वचन लेती है। तीज, यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। फिर जन्माष्टमी, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्योहार जो है कि भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। फिर विजयादशमी, विजयादशमी यह अश्विनी माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। फिर दीपावली, यह कार्तिक माह की अमावस्या पे होता है। गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिवस पर। फिर छठ पूजा, बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं 6ठी तिथि को। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर शोभ यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। फिर महावीर जयंती, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाया जाता है। मेले की बात की जाए तो जो है कि हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। सॉरी, आयोजित होती है। किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। फिर कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेला एक मास के रूप में प्रारंभ होता है। फिर वैशाली का मेला, महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। फिर जानकी मेला, सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेले का आयोजन किया जाता है। फिर सौराठ मेला, मिथिलांचल में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर पितृपक्ष मेला, प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में जो है कि इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का? पितृपक्ष मेले का। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। फिर मंदार मेला, बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर जो है कि इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मलमास मेला, राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। बिहार की विभूति, उनके उपनाम कुंवर सिंह का बाबू उपनाम है, राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न और अजात शत्रु जयप्रकाश नारायण का लोकनायक, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बिहार केसरी, कर्पूरी ठाकुर का जननायक, अनुग्रह नारायण सिंह का बिहार विभूति, वैद्यनाथ मिश्र का नागार्जुन, जगजीवन राम का बाबूजी और रामधारी सिंह दिनकर का राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि के रूप में किसे जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, आइए अब हम बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को इसी वीडियो में कवर करते हैं। गौतम बुद्ध, ये जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनके बारे में हम लोग पढ़े ही हैं। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किए थे। फिर महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश का संस्थापक स्थापना करते हैं।
और उन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप किया था। फिर चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषयों पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की थी। किन्होंने? चाणक्य ने। फिर है अशोक मौर्य वंश का जो है कि सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अपने शांति उद्भव जन कल्याण के लिए वो प्रसिद्ध है। अशोक जो है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। फिर आर्यभट्ट या गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ये जो है कि बीज गणित की आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की जो है कि रचना की थी। आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना किन्होंने की थी? आर्यभट्ट ने। और उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया था। याज्ञवल्क्य जो कि विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। कौन? याज्ञवल्क्य। मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। फिर पनिनी, पाटलिपुत्र निवासी पनिनी ने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। फिर जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। अश्वघोष ये जो है कि बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे और कनिष्क के समकालीन थे। बुद्ध चरितम के लेखक जो है कि अश्वघोष ही हैं। फिर है बाणभट्ट, ये जो है कि हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं जो है कि कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। फिर दीपांकर श्रीज्ञान, ये जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन? दीपांकर श्रीज्ञान। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। फिर मंडन मिश्र जो मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ जो है कि शास्त्रार्थ किया था। कौन? मंडन मिश्र। फिर मध्यकाल में मखुद्दम शरफुद्दीन याह्या मनेरी 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय में का बिहार में प्रचार प्रसार किया। फिर शेरशाह अफगान शासक थे। सूर्यवंश की जो है कि इन्होंने स्थापना किए थे। प्रशासनिक सुधार के लिए वो विशेष रूप से जाने जाते हैं। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात पे व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट, विद्यापति ये दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचना जो है कि काफी प्रसिद्ध है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। फिर गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंचकंकार, केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। और 1708 में नादेर में एक अफगान के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। फिर आधुनिक काल में देखते हैं तो पीर अली जो है कि पटना के पुस्तक विक्रेता थे। पटना में 1857 की क्रांति का उन्होंने बिगुल फूंका था और अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। फिर वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा, पृथक बिहार के निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर आता है मौलाना मजरुल हक, ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे बिहार में। वो जो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। किन्हें? मौलाना मजरुल हक को। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म इनका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। 1906 में वो बिहार छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में रहे। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे और वे जो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनते हैं फिर बाद में। नेक्स्ट है हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम जो पेशे से बैरिस्टर थे। स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। फिर अब भिखारी ठाकुर, इनका जन्म 1887 में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का जो है कि शेक्सपियर कहा जाता है और विदेशिया जो है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है इनकी भिखारी ठाकुर की। नेक्स्ट है सर सुल्तान अहमद, ये जो है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। कौन? सर सुल्तान अहमद। वे 1937 ईस्वी में
वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 में वे भारत सरकार में विधि सदस्य जो है कि नियुक्त हुए हैं। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। फिर राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। किसान की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। फिर मोहम्मद यूनिस 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। कौन? मोहम्मद यूनिस। फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 में नवादा के खानका में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। 1908 में इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज के अरोही में हुआ था। हिंदी उपन्यास में इनका जो है कि आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है इन्हें, और इन महिला आंचल इनकी मुख्य कृति है। फिर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइयावा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला उन्होंने, और उन्हें जो है कि बिहार विभूति की संज्ञा भी दी जाती है। किन्हें? अनुग्रह नारायण सिंह को। फिर जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताबदियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से परिचित जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्हें आजाद दस्ता का गठन किया उन्होंने, और स्वतंत्रता पश्चात 1975 में संपूर्ण क्रांति का जो कि नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है उन्हें। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसान के अधिकारों के लिए संगठन का जो कि नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 में मैं भारतीय किसान सभा की स्थापना की। हुंकार पत्रिका में जो वो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में होता है। समस्तीपुर के रहने वाले थे, गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है इन्हें। वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। फिर राहुल संकृत्यान, इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था राहुल संकृत्यान का। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फिर खान बहादुर खुदाबख्श का जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात इसे जो कि राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। फिर रामवृक्ष बेनापुरी, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तो युवक नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? रामवृक्ष बेनापुरी। युवक, राम युवक, रामवृक्ष बेनापुरी जो है कि युवक नामक समाचार के संपादक थे। फिर नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जन्म 1911 में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बंगाली में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां इत्यादि। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में होता है बक्सर के डुमराव गांव में। वे शहनाई वादन के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 में उन्हें भारत रत्न से जो है कि सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को। कब सम्मानित किया गया है? 2001 में। यह बिहार के वो भी थी जिन्हें भारत रत्न मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें जो है कि 1962 में भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण, इन्हें 1999 में। बिस्मिल्लाह खां, इन्हें 2001। कर्पूरी ठाकुर 2024 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है कि प्रथम राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष बने। जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता के संस्थापक थे, संपूर्ण क्रांति के जनक थे ये। फिर बिस्मिल्लाह खां,
शहनाई वादक थे, बिहार गौरव से सम्मानित थे। फिर कर्पूरी ठाकुर बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार में आरक्षण के जन्मदाता थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है बिहार विशेष विविध, इसे भी हम लोग कवर करेंगे। बिहार का जो प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है वो है लिच्छवी, और विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो है बिहार का लिच्छवी। फिर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। फिर विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर जो है वो है पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोलीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल जो बने हैं वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन। ये जो है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल बने हैं कौन? सर जेम्स शिफ्टन बने हैं, ये 1935 में बने हैं। फिर स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल ये बने हैं जयराम दास दौलतराम 1947 में। फिर है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस बने हैं 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। फिर बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड टेस्ट जेम्स केमेयर। फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं वो बनते हैं सर सैयद फजल अली। फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं वो बनते हैं ललित मोहन शर्मा। फिर विधान परिषद के प्रथम जो सभापति हैं वो है राजीव रंजन प्रसाद सिंह, विधान परिषद के प्रथम सभापति। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 से प्रकाशित हो रहा है, 1874 में। फिर बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में। फिर है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक द सर्चलाइट। प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी, प्रथम अंग्रेजी दैनिक द सर्चलाइट, प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर, और बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा, और बिहार आने वाली प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? रॉल्फ फिंच। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। सबसे बड़ा नगर है पटना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा जो है कि सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना है। बिहार का सबसे बड़ा मेला जो है वो है हरिहर नाथ का मेला सोनपुर में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। फिर बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना जो है कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। दूसरा तारामंडल दरभंगा है। प्रथम इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है, दूसरा दरभंगा में है। प्रथम आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ। फिर बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। फिर बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बिहार का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय वो है मगध विश्वविद्यालय। फिर है बिहार का प्रथम कॉलेज, यह है पटना कॉलेज। 9 जनवरी 1863 को स्थापित होता है बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज। आप 9 जनवरी 1863 डेट याद रखिएगा। फिर बिहार का सबसे गर्म जिला गया, और सबसे ठंडा जिला भी गया है। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है शिवहर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीपीएससी पीटी प्रश्नावली, इसे हम लोग अगले वीडियो में